Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parvani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss Section 7 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. As we know very well, Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 is a replacement of Indian Evidence Act 1872, and almost a major section of Indian Evidence Act is copied in the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. So, Section 7 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 is similar to Section 9 of Indian Evidence Act 1872. So, let's start the topic. The title of Section 7 is Facts Necessary to Explain or Introduce Relevant Facts. So, any facts which are an introduction of relevant facts or fact in issue that becomes relevant under Section 7 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. So, any facts necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact. अब फैक्ट इन इशू क्या हो सकता है? हमको पता है कि अगर कोई मर्डर का ऑफेंस है तो अक्यूज ने मर्डर किया या नहीं किया, ये फैक्ट इन इशू हो सकता है. अगर फॉर एग्जांपल एक आधा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है, मैं बोल रहा हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट के पास फैक्ट इन इशू ये है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल मैंने रिकवरी ऑफ पोजेशन का सूट फाइल किया, तो कोर्ट को ये डिसाइड करना है, फैक्ट इन इशू कोर्ट के सामने ये है कि मेरा राइट है कि नहीं पोजीशन का. तो ये जो फैक्ट इन इशू है, अब ये जो फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन और उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए जितने भी फैक्ट्स आएंगे, मतलब एक आधा फैक्ट्स ऐसा आ रहा कि जिसके चलते मेरी ओनरशिप प्रूव हो रही है, तो वो क्या हो रहा है, मेरी ओनरशिप को इंट्रोड्यूस करने के लिए वो फैक्ट essential हो सकता है, and that fact become relevant under Section 7 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. So, fact necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact. देखिए, तो क्या है, explain और introduce दो कंसेप्ट है. ऐसे फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल में, या उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लाइक दैट बिकम्स रिलेवेंट अंडर सेक्शन 7 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam. देखिए, there is an example. The question is whether a given document is a will of A. अब क्वेश्चन कोर्ट के सामने ये है कि जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किया गया वो ए ने बनाई हुई विल है या नहीं है, वो ए की विल है या नहीं है ना, उसकी विरासत है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल उसने जो लिखा है विल वो है या नहीं है. द स्टेट ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड हिज फैमिली एट द डेट ऑफ द अलेज्ड विल मे बी रिलेवेंट फैक्ट्स. अब बात ध्यान में देखिए, उसने जो विल में बताया है कि मेरे मरने के बाद मेरी ये प्रॉपर्टी इनको जाएगी, लाइक दैट. तो जो प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन उस विल में है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो वो जो प्रॉपर्टी जो बिलोंग करती थी ए को, वो क्या करेगी, एक्सप्लेन करेगी फैक्ट इन इशू को, इंट्रोड्यूस करेगी फैक्ट इन इशू को. दैट बिकम्स रिलेवेंट. फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मेरी ये घर और मेरी ये लैंड जो इमेज में बताई हुई है कि ये मेरे ये फैमिली मेंबर को जाएगी, तो डेफिनेटली वो लैंड एग्जिस्ट करती है कि नहीं है. तो लैंड एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि फैक्ट इन इशू को एक्सप्लेन कर रही है. दैट बिकम्स रिलेवेंट. और उसने फैमिली मेंबर का भी नाम लिया कि ए बी सी डी ये मेरे फैमिली मेंबर है, ए को ये जाएगी, बी को ये जाएगी, सी को ये जाएगी, डी को ये जाएगी, लाइक दैट. तो ये भी देखना पड़ेगा कि ए बी सी डी ऐसे नाम के फैमिली मेंबर उसमें है कि नहीं है. तो अगर ए बी सी डी है तो वो एक्सप्लेन करेगा फैक्ट इन इशू को. तो विल बनाते वक्त वो प्रॉपर्टी थी क्या, विल बनाते वक्त वो फैमिली मेंबर एग्जिस्ट करते थे क्या, ये देखा जाएगा. अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, दैट बिकम्स रिलेवेंट अंडर सेक्शन 7 बिकॉज दिस फैक्ट इज नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट. तो फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मेरा कलकत्ता का जो बंगला है वो ए को जाएगा मेरे मरने के बाद, और देखा गया कि उसका कलकत्ता में कोई बंगला ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो ए की विल है ऐसा प्रूव ही नहीं होगा. हाँ, कब प्रूव होगा, फैक्ट इन इशू को एक्सप्लेन कब किया जाएगा कि हाँ उसका कलकत्ता में ऐसा बंगला है, ये हम कोर्ट के सामने लेकर आ सकते हैं, एंड दैट बिकम्स रिलेवेंट अंडर सेक्शन 7. सो दैट विल बिकम्स रिलेवेंट. नाउ
देखिए, डेविड फाइल सूट अगेंस्ट जॉन, डेविड ने जॉन के अगेंस्ट में सूट फाइल किया, इंड्यूसिंग रॉबर्ट टू ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट, रॉबर्ट ऑन लीविंग डेविड सर्विस, आई एम लीविंग यू बिकॉज जॉन हैज मेड मी अ बेटर ऑफर। अब देखिए, बात ध्यान में रखिए कि डेविड ने सूट फाइल किया जॉन के अगेंस्ट में, काहे के लिए? कि उसने रॉबर्ट को बहकाया कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए। जो जॉन और डेविड के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तो वो तोड़ने के लिए रॉबर्ट को बहकाया, ऐसा डेविड का मानना है कि जॉन ने रॉबर्ट को बहकाया कि वो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, एंड रॉबर्ट ऑन लीविंग डेविड्स सर्विस। बात ध्यान में रखिए कि डेविड ने यहां पर सूट फाइल किया जॉन के अगेंस्ट में कि तुमने रॉबर्ट को बहकाया, काय के लिए? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए, बराबर है। अब रॉबर्ट ऑन लीविंग डेविड सर्विस, रॉबर्ट ने जो डेविड की सर्विस को छोड़ते वक्त उसने ये कहा, आई एम लीविंग यू बिकॉज जॉन हैज मेड मी अ बेटर ऑफर, कि जॉन ने बेटर ऑफर दिया और वो बेटर ऑफर के चलते मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहा हूं, है ना। मतलब क्या हो गया कि जॉन ने रॉबर्ट को बहकाया, ये प्रूव करने के लिए, दैट बिकम्स रिलीवेंट, एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों जॉन रिस्पॉन्सिबल है। तो रॉबर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ते वक्त डेविड को यह कहा कि मैं इसलिए कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहा हूं कि जॉन ने मुझे बेटर ऑफर दिया, मतलब जॉन बेटर ऑफर नहीं देता तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ता। तो डेफिनेटली यहां पर डेविड इस फैक्ट को कोर्ट के सामने लेकर आ सकता है, एंड दैट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 7 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और कैसा होगा? दिस स्टेटमेंट इज अ रिलीवेंट फैक्ट एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ रॉबर्ट्स कंडक्ट which is relevant as fact in issue। रॉबर्ट के कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है कि why रॉबर्ट लीव द कॉन्ट्रैक्ट विथ डेविड बिकॉज जॉन हैज मेड अ बेटर ऑफर फॉर द रॉबर्ट, एंड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट ऑफर जॉन लीव्स द सर्विसेज ऑफ डेविड। तो एक एक्सप्लेनेटरी है, रॉबर्ट का जो कंडक्ट है वो एक्सप्लेनेटरी है कि अगर जॉन के तरफ से बेटर ऑफर नहीं आता तो वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक नहीं करता। तो ये जो है रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 7 में। देखिए, अनदर कंसेप्ट है एनी फैक्ट विच सपोर्ट रिबर्ट एन इन्फ्रेंस सजेस्ट बाय अ फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट। ऐसे फैक्ट जो सपोर्ट कर रहे हैं या जो रिबर्ट कर रहे हैं, जो कैंसल कर रहे हैं, एन इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय फैक्ट इन इशू, जो फैक्ट इन इशू ने इन्फ्रेंस सजेस्ट किया उसको कुछ फैक्ट सपोर्ट करते हैं और कुछ अगेंस्ट में जाते हैं। तो अब उससे रिलेटेड क्या होगा? सपोर्ट और रिबर्ट। कुछ फैक्ट, मैंने कहा कि मुझे रॉन्गफुल पोजीशन, मेरी प्रॉपर्टी का बी ने रॉन्गफुल पोजीशन ले लिया। अब हो सकता है कुछ फैक्ट मेरे पास ऐसे हो कि जो मेरी स्टोरी को सपोर्ट करे, कि जिसके चलते मैं ये प्रूव करूं कि बी ने जो पोजीशन लिए वाला है वो रॉन्गफुल पोजीशन है और मैं लॉफुल ओनर हूं उसका। तो ये भी रिलीवेंट हो जाएंगे बिकॉज दिस सपोर्ट्स अ फैक्ट इन इशू, एंड सम फैक्ट्स रिबर्ट अगेंस्ट द फैक्ट इन इशू। कुछ फैक्ट अगेंस्ट द फैक्ट इन इशू में जाएंगे। फॉर एग्जांपल, कि कुछ फैक्ट ऐसे होंगे कि जिसके चलते बी ये प्रूव कर सके कि उसका पोजीशन लॉफुल है, तो बोथ बिकम्स रिलीवेंट। फैक्ट्स विच सपोर्ट और फैक्ट विच रिबर्ट अ फैक्ट इन इशू, दैट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 7। फैक्ट्स विच प्रूव्स फैक्ट इन इशू, ऐसे फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू को प्रूव कर रहे हैं वो सपोर्ट में आएंगे, और फैक्ट्स विच डिस्प्रूव्स फैक्ट इन इशू, ऐसे फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू को डिस्प्रूव कर रहे हैं वो भी रिबर्ट में आएंगे, एंड दैट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 7। देखिए, और एक कंसेप्ट है सेक्शन 7 में, फैक्ट्स विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रिलीवेंट। समटाइम्स द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन इज इन क्वेश्चन, समटाइम्स द आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग इज इन क्वेश्चन। कि किस प्रॉपर्टी की चोरी हुई, तो प्रॉपर्टी को हमको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। किस पर्सन ने ऑफेंस किया, उस पर्सन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ऐसे फैक्ट्स जो वो पर्सन की आइडेंटिफिकेशन रिवील कर रहे हैं, ऐसे फैक्ट्स जो उस प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन रिवील कर रहे हैं, दैट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 7। देखिए क्या होगा? आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन। देखिए, एनीथिंग में आ गया स्टोलन प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल कि चोरी हो गई, चोरी होने के बाद ये प्रॉपर्टी चोरी हो गई। अब जो भी फैक्ट, अब वो पुलिस ने वो प्रॉपर्टी को रिकवर किया,
अब जो भी फैक्ट ये प्रूव करते हैं कि वो चोरी का माल इस पर्सन को बिलोंग करता है। सपोज मेरे घर चोरी होगी, मैंने कहा कि भाई ये जो कंगन है ये चोरी हो गए, अब क्या होगा, डेफिनेटली मुझे उस कंगन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ऐसे फैक्ट्स जो उस कंगन को आइडेंटिफाई करेंगे, फॉर एग्जांपल उस कंगन का वेट किया गया तो वो कंगन निकले 50 ग्राम के फॉर एग्जांपल, और मेरे पास जो बिल है वो 50 ग्राम का कंगन का बिल है, तो ये जो बिल है वो आइडेंटिफाई कर रहा है उस स्टोलन प्रॉपर्टी को, एंड दैट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 7। वो सेक्शन 7 में रिलीवेंट हो जाएंगे, लाइक दैट। और पर्सन, आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्सन ने ऑफेंस किया, मैंने उसको देखा लेकिन मुझे उसका नाम पता कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मैं उसका हुलिया जानता हूं, तो डेफिनेटली क्या होगा कि मैं पुलिस को यह कहूंगा कि वो पर्सन जिसने ऑफेंस किया अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको आइडेंटिफाई कर लूं। तो डेफिनेटली ये आइडेंटिफिकेशन, ऐसे कोई फैक्ट्स जिसके चलते मैं उसको आइडेंटिफाई कर रहा हूं, दैट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 7। तो आइडेंटिफिकेशन परेड होगा, मेरे सामने उस पर्सन को लेकर आया जाएगा, 7-8 पर्सन को उसके हुलिये के मुताबिक खड़े किया जाएगा और मुझसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा वो था, और मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगा, एंड दैट आइडेंटिफिकेशन बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सॉरी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। देखिए विजय सिंह वर्सेस स्टेट, इसमें क्या होता है, फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन टू डिसाइड फॉर द टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन परेड को डिसाइड करने के लिए कुछ पॉइंट्स है, मतलब किसी पर्सन की को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होंगी। द अक्यूज्ड इज नॉट नोन टू द विटनेस और विक्टिम बिफोर द अकरेंस ऑफ क्राइम। आइडेंटिफिकेशन परेड कब होगा कि अक्यूज्ड उसके पहचान का नहीं होना चाहिए, अक्यूरेंस ऑफ क्राइम मतलब क्राइम होने के पहले उसको पहचानना नहीं चाहिए उसने। अगर मैं ऑलरेडी किसी पर्सन को पहचानता होगा तो उसका आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। व्हेन द विटनेसेस गिव विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द अक्यूज्ड इन देयर स्टेटमेंट और इन द एफआईआर। कब आइडेंटिफिकेशन परेड की जरूरत पड़ेगी, अगर मैंने एफआईआर में उस अक्यूज्ड का हुलिया बताया होगा कि ऐसा ऐसा अक्यूज्ड है वो, तभी आइडेंटिफिकेशन परेड होगा। When the witnesses says in the examination by the investigating officer that they would be able to recognize some of the criminals, अगर विटनेस ने अपने एग्जामिनेशन में अपने स्टेटमेंट में ये कहा होगा कि अगर वो पर्सन मेरे सामने आएगा तो मैं उसको आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, तभी आइडेंटिफिकेशन परेड होगा, अदरवाइज नॉट। When the accused was seen for a sufficient time by the witness and picked up his distinctive features in order to recollect later on। मतलब आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होगा कि अक्यूज्ड को इतने सफिशिएंट टाइम के लिए देखा हुआ होना पर्सन ने कि वो अपनी मेमोरी को रिकलेक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल एक झलक दिखी सिर्फ, तो झलक दिखने में वापस से वो मेमोरी को रिकलेक्ट करके उस पर्सन को पहचान नहीं सकता। फॉर एग्जांपल मैंने 15-20 सेकंड 30 सेकंड उस पर्सन को कंटिन्यूअसली देखा, तो डेफिनेटली दोबारा जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं उस मेमोरी को रिकलेक्ट करके उसको पहचान सकता हूं, तो उस सिचुएशन में ही आइडेंटिफिकेशन परेड होगा, अदरवाइज नॉट। Surrounding circumstances like condition of light were sufficiently favorable showing features of accused। बात ध्यान में रखिए कि जो सराउंडिंग जिसमें accused को देखा गया वो sufficiently light होना चाहिए, मतलब अंधेरा नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि जब मैंने accused को देखा तो वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था, मैं ये बोलूंगा कि सफिशिएंट लाइट थी और उस लाइट में मैंने accused को देखा, तभी आइडेंटिफिकेशन परेड होगा, अदरवाइज नॉट। When there were peculiar features with respect of accused and a mention was made in the FIR और स्टेटमेंट और FIR में स्पेसिफिकली बताया कि भाई उसकी 6 फीट हाइट थी, बाल काले थे, सांवला रंग था, शर्ट जीन्स पहना हुआ था, लाइक दैट। अगर ऐसा पिक्यूलर फीचर्स अगर वो बताता होगा तभी आइडेंटिफिकेशन परेड होगा, अदरवाइज नॉट। देखिए और एक फैक्ट है जो रिलीवेंट होगा सेक्शन 7 में, फैक्ट्स विच फिक्स द टाइम और प्लेस at which any fact in issue और relevant fact happen। ऐसे फैक्ट जो फिक्स कर रहे हैं कि वो जो फैक्ट इन इशू कब हुआ और कहां हुआ, किस टाइम पे हुआ और किस प्लेस पे हुआ। देखिए तो ऐसे फैक्ट्स जो टाइम और प्लेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट बिकम्स रिलीवेंट। बहुत सी बार होता है ना कि किसी पर्सन ने कहा कि ऑफेंस जब हुआ तो सुबह के 11:30 बज रहे थे, दैट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 7 क्योंकि ये टाइम को रिवील कर रहा है। और 8:30 बजे जो भी हो, मुंबई या हैदराबाद ये प्लेस है, तो टाइम और प्लेस दोनों सेक्शन 7 में रिलीवेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज एनी फैक्ट्स विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय whom एनी फैक्ट was transacted are relevant। relation of parties which shows the relation of parties, facts which shows the relation of parties by whom any such fact was transacted are relevant। देखिए
कि रिलेशन ऑफ पार्टीज, कि पार्टीज के बीच का रिलेशन क्या था, बाय हुम एनी सच फैक्ट वाज ट्रांजैक्टेड, वो जो फैक्ट हुआ, वो जो फैक्ट का ट्रांजैक्शन हुआ, उसमें वो दोनों पार्टीज के रिलेशंस क्या थे जिसके चलते वो ऑफेंस हुआ, लाइक दैट। तो रिलेशन ऑफ पार्टीज जो फैक्ट एस्टैब्लिश करेंगे तो डेफिनेटली दैट आल्सो बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 7। अब देखिए कि रिलीवेंट क्वेश्चन है सेक्शन 7 से रिलेटेड प्रोबेबल क्वेश्चन। आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग्स आर प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग किस सेक्शन में होगी? ऑलरेडी हमने देखा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन और प्लेस और सम एनीथिंग दैट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 7। तो यहां पर कौन से सेक्शन में होगा? यहां पर डेफिनेटली सेक्शन 7 में, विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन दैट बिकम्स रिलीवेंट। तो सेक्शन 7 इज अ करेक्ट आंसर। अनदर प्रोबेबल क्वेश्चन इज देयर, सेक्शन 7 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 डील्स विथ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, फैक्ट विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ द फैक्ट इन इशू, मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस सब्सिक्वेंट कंडक्ट, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलीवेंट फैक्ट। तो यहां पर हमने देखिए कि सेक्शन 7 का टाइटल है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ रिलीवेंट फैक्ट दैट बिकम्स द रिलीवेंट एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज सेक्शन 7। ये सेक्शन 7 था जो हमने डिस्कस किया और उम्मीद करता हूं कि सेक्शन 7 आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।